वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बेहद दिलचस्प चीज की बनावट पर बात करेंगे, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या कहिए गैन्स। ये एआई का वो हिस्सा है जो मतलब आजकल काफी चर्चा में है ना, खासकर नई चीजें जैसे तस्वीरें वगैरह बनाने की अपनी क्षमता के लिए। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार गूगल डेवलपर्स का एक लेख है। ये लेख खास तौर पर ज्ञान की जो अंदरूनी बनावट है, स्ट्रक्चर है, उस पर रोशनी डालता है। तो हमारा इरादा यह है कि हम समझें कि ज्ञान के ये जो दो मुख्य हिस्से हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, वो असल में करते क्या हैं, कैसे एक दूसरे से सीखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में क्या खास है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये सोचना ही मतलब कमाल का है कि कैसे एक सिस्टम खुद ही ऐसी नकली तस्वीरें या डेटा बना सकता है जो असली से इतना मिलता जुलता हो कि फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। ये तकनीक कैसे काम करती है, इसकी बुनियाद समझना तो जरूरी है। तो लेख कहता है कि ज्ञान की कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। नाम से थोड़ा अंदाजा लगता है इनके काम का। बिल्कुल। और ये दोनों ही असल में न्यूरल नेटवर्क्स हैं, मतलब एआई के ऐसे हिस्से जो डेटा से सीखते हैं। पहला है जनरेटर। जनरेटर का काम है नया डेटा बनाना, पर ऐसा डेटा जो विश्वसनीय लगे, प्लॉजिबल, जो असली डेटा के पैटर्न जैसा हो। लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि लक्ष्य सिर्फ कुछ भी बना देना नहीं है, बल्कि विश्वसनीय लगने वाला आउटपुट तैयार करना है। अच्छा, तो जनरेटर एक तरह का कलाकार हुआ, या शायद जालसाज जो नकली चीजें बनाता है। और लेख में यह भी है कि जनरेटर जो बनाता है वो डिस्क्रिमिनेटर के लिए नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये नकली उदाहरण डिस्क्रिमिनेटर को सिखाने में मदद करते हैं जो पकड़ में ना आए? बिल्कुल। और नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स का मतलब यही है, ये असली नहीं है वाले उदाहरण। जनरेटर का हर नकली आउटपुट डिस्क्रिमिनेटर को ये सिखाने में मदद करता है कि नकली चीज कैसी दिख सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डिस्क्रिमिनेटर। ये एक तरह का जांच करता है या कह लीजिए विशेषज्ञ है। इसका काम है असली डेटा, जैसे असली तस्वीरों का एक सेट और जनरेटर के बनाए नकली डेटा के बीच फर्क करना सीखना। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज डिस्क्रिमिनेटर लगातार असली डेटा देखकर असलीपन को पहचानना सीखता है और फिर जनरेटर के बनाए नमूनों को देखकर यह तय करता है कि वो असली हैं या नकली। तो ये डिस्क्रिमिनेटर एक तरह से पुलिस का काम कर रहा है, जो जनरेटर की बनाई नकली चीजों को पकड़ने की कोशिश में लगा है। लेकिन लेख में ये भी था कि डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर को पेनलाइज करता है, सजा देता है। ये कैसे होता है? हाँ, पेनलाइज या सजा देना जी। ये यहाँ सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब जनरेटर कोई ऐसा डेटा बनाता है जो मतलब बहुत आसानी से नकली पहचाना जा सके, इम्प्लॉजिबल रिजल्ट्स देता है, तो डिस्क्रिमिनेटर उसे तुरंत नकली के तौर पर पहचान लेता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेटर की ये पहचान ये एक फीडबैक सिग्नल की तरह काम करती है जो जनरेटर तक वापस पहुंचता है। ये फीडबैक जनरेटर को बताता है कि देखो, तुम्हारा बनाया डेटा विश्वसनीय नहीं था। इसी सजा या कहिए नकारात्मक प्रतिक्रिया से जनरेटर सीखता है कि उसे अपने बनाने के तरीके में क्या सुधार करना है, ताकि अगली बार वो बेहतर, ज्यादा असली जैसा दिखने वाला डेटा बना सके। हाँ, तो ये सजा असल में सीखने का एक जरिया है, एक गाइडेंस है। ये सुनने में तो एक दिलचस्प मुकाबला लग रहा है। हाँ। अब जरा इनकी ट्रेनिंग प्रक्रिया पर आते हैं। लेख बताता है कि शुरुआत में जनरेटर बहुत ही साधारण, ऑब्वियसली फेक किस्म का डेटा बनाता है। ये शुरुआती दौर कैसा होता है? बिल्कुल सही। ट्रेनिंग की शुरुआत में जनरेटर एकदम नौसिखिए जैसा होता है। उसके पास कोई अनुभव नहीं होता कि असली डेटा कैसा दिखता है या उसे कैसे बनाया जाता है। इसलिए वो जो शुरू में डेटा बनाता है वो अक्सर बहुत ही बेतरतीब सा, अधूरा या अटूटा सा होता है, जिसे देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि भाई ये तो नकली है। हाँ, समझ गया। इस स्टेज पर डिस्क्रिमिनेटर का काम बहुत आसान होता है। चूंकि असली और नकली डेटा में जमीन आसमान का फर्क होता है, डिस्क्रिमिनेटर बड़ी तेजी से और आप कह सकती हैं लगभग 100% एक्यूरेसी से जनरेटर के बनाए नमूनों को नकली पहचान लेता है। और यहीं पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, ये नौसिखिया जनरेटर धीरे धीरे माहिर होने लगता है और डिस्क्रिमिनेटर को चकमा देने की कोशिश करता है। लेख में दिए गए चित्र भी शायद यही दिखाते हैं कि जनरेटर का आउटपुट टाइम के साथ कैसे बेहतर होता जाता है। एकदम सही कहा आपने। एग्जैक्टली, यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है।
ट्रेनिंग के दौरान जनरेटर लगातार डिस्क्रिमिनेटर से मिल रहे फीडबैक का इस्तेमाल करता है, मतलब पकड़े जाने या सफल होने की जानकारी का। हर बार जब डिस्क्रिमिनेटर उसके बनाए डेटा को नकली पकड़ लेता है, तो जनरेटर अपनी अंदरूनी कार्यप्रणाली को थोड़ा बदलता है। वो सीखता है कि किस तरह के पैटर्न, बनावट या विशेषताएं डिस्क्रिमिनेटर को धोखा दे सकती हैं। धीरे धीरे वो ज्यादा जटिल, ज्यादा सूक्ष्म और असली डेटा से ज्यादा मिलता जुलता डेटा बनाने लगता है। अच्छा। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है डिस्क्रिमिनेटर की पैनी नजर से बचना और उसे यकीन दिलाना कि उसका बनाया डेटा असली है। ये एक लगातार चलने वाली सीखने और सुधरने की प्रक्रिया है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। लेख कहता है कि अगर ट्रेनिंग सही दिशा में चले तो आखिर में डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। आमतौर पर तो हम चाहते हैं कि एआई मॉडल की एक्यूरेसी बढ़े, यहाँ कम होना अच्छा कैसे है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही गैन्स की सफलता का पैमाना है। डिस्क्रिमिनेटर की परफॉर्मेंस का खराब होना, यानी उसकी असली और नकली में भेद करने की क्षमता का कम हो जाना। आदर्श रूप से 50% के करीब पहुंचना, जो कि सिर्फ तुक्का मारने जैसा है, वो असल में जनरेटर के लिए एक जीत का संकेत है। अच्छा, तो ये अच्छा है जनरेटर के लिए। हाँ, जब एक अच्छी तरह से ट्रेंड हुआ डिस्क्रिमिनेटर भी जनरेटर के बनाए नकली डेटा को असली मानने लगता है, तो इसका मतलब है कि जनरेटर अब इतना कुशल हो गया है कि वो बेहद विश्वसनीय, असली जैसा दिखने वाला डेटा बना पा रहा है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये एडवर्सरियल लर्निंग यानी विरोधात्मक सीखने का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ दो नेटवर्क एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, एक बनाने वाला, दूसरा परखने वाला, और इसी निरंतर प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे को मात देने की कोशिश से पूरा सिस्टम सीखता है और अविश्वसनीय रूप से जटिल और रचनात्मक काम करने में सक्षम हो जाता है। सही। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक जालसाज और एक कला विशेषज्ञ के बीच की होड़, दोनों को अपने अपने काम में बेहतर बनाती जाती है। अच्छा, अब समझा। तो लक्ष्य डिस्क्रिमिनेटर को हराना नहीं, बल्कि उसे ऐसी स्थिति में लाना है जहां वो फर्क ही ना कर पाए। लेख में एक डायग्राम भी दिया है जो दिखाता है कि ये दोनों नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग-अलग काम नहीं करते। हाँ, वो डायग्राम इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो दिखाता है कि जनरेटर का जो आउटपुट है, यानी बनाया गया नकली डेटा, वो सीधे डिस्क्रिमिनेटर का इनपुट बनता है। ये दो अलग-थलग मशीनें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के दो जरूरी अंग हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसा कि लेख बताता है, ये दोनों ही न्यूरल नेटवर्क्स हैं और इनके बीच का कनेक्शन बैक प्रोपगेशन नाम की प्रक्रिया के जरिए स्थापित होता है। यही कनेक्शन है जो सीखने को संभव बनाता है, जो डिस्क्रिमिनेटर के फैसले को जनरेटर तक पहुंचाता है। बैक प्रोपगेशन, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है, पर क्या इसका सीधा मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेटर का जो फैसला होता है कि भाई इनपुट असली है या नकली, वो एक सिग्नल बनकर जनरेटर को वापस भेजा जाता है, एक तरह का फीडबैक लूप? बिल्कुल सही समझा आपने। बैक प्रोपगेशन असल में न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, जिसके जरिए नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखता है। ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में जब डिस्क्रिमिनेटर अपना फैसला सुनाता है, तो ये फैसला और इसमें हुई गलती का अंदाजा एक गणितीय सिग्नल के रूप में नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजा जाता है, जनरेटर तक। ओके। जनरेटर इस सिग्नल का उपयोग करके अपने अंदरूनी नॉब्स या पैरामीटर्स, जिन्हें टेक्निकल भाषा में वेट्स कहते हैं, को थोड़ा थोड़ा बदलता है, एडजस्ट करता है। ये बदलाव इस तरह से किए जाते हैं कि अगली बार जब जनरेटर डेटा बनाएगा तो उसके नकली पकड़े जाने की संभावना कम हो। अच्छा। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। जनरेटर बनाता है, डिस्क्रिमिनेटर जांचता है, फीडबैक जनरेटर को मिलता है, जनरेटर खुद को सुधारता है, और ये प्रक्रिया हजारों या लाखों बार दोहराई जाती है। समझ गया। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि इस फीडबैक लूप की क्वालिटी और उसका संतुलन कितना जरूरी है। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेटर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो जनरेटर कभी ठीक से सीख ही नहीं पाएगा, वो हमेशा पकड़ा जाएगा। हाँ, ये तो है। और अगर जनरेटर बहुत आसानी से डिस्क्रिमिनेटर को हरा दे तो वो अच्छी क्वालिटी का डेटा बनाना नहीं सीखेगा।
तो दोनों के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है, जो गैन्स को ट्रेन करने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है असल में। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? अगर हम सार निकालें तो हमने समझा कि ज्ञान में दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, जो एक दूसरे के खिलाफ एक खेल खेल रहे हैं। एक बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पकड़ने की। हाँ, ये एक दिलचस्प संतुलन है, बिल्कुल। जनरेटर का लक्ष्य है नकली पर असली जैसा दिखने वाला डेटा बनाना, चाहे वो तस्वीरें हों, संगीत हो या टेक्स्ट। डिस्क्रिमिनेटर का लक्ष्य है असली और नकली के बीच के बारीक से बारीक फर्क को पहचानना सीखना। उनकी ये आपसी प्रतिस्पर्धा और बैक प्रोपोगेशन के जरिए मिलने वाला निरंतर फीडबैक ही वो इंजन है जो जनरेटर को लगातार बेहतर, ज्यादा परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड और अक्सर आश्चर्यजनक रूप से रचनात्मक आउटपुट देने में सक्षम बनाता है। ये सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि पैटर्न को इतनी गहराई से सीखना है कि नए मौलिक लगने वाले उदाहरण बनाए जा सकें। और जैसा कि लेख में बताया गया, अंतिम लक्ष्य ये है कि जनरेटर इतना माहिर हो जाए कि वो प्रशिक्षित डिस्क्रिमिनेटर को भी सफलतापूर्वक धोखा दे सके, उसकी एक्यूरेसी को करीब 50% तक ले आए। बिल्कुल। जब ये संतुलन हासिल होता है, तब हम मानते हैं कि जनरेटर ने उस डेटा के मूल सार को समझ लिया है, जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहा था। यही वो संरचनात्मक सिद्धांत है जिसकी वजह से ज्ञान आज इतने शक्तिशाली हैं। इसी के दम पर वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें बना सकते हैं, कला शैलियों की नकल कर सकते हैं, यथार्थवादी दिखने वाले चेहरे बना सकते हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, यहाँ तक कि नई दवा की खोज में भी मदद कर सकते हैं। ये संरचना उन्हें सीखने और रचना करने की एक अनूठी क्षमता देती है। ये वाकई ज्ञान की संरचना का एक बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त परिचय था, जो गूगल डेवलपर्स के लेख पर आधारित था। इसने प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बना दिया है, लेकिन हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब जनरेटर इतना कुशल हो जाता है कि वो न केवल अपने साथी डिस्क्रिमिनेटर को, बल्कि इंसानी आंखों या विशेषज्ञों को भी लगातार धोखा दे सके, तो क्या इसका मतलब ये है कि मशीन ने वास्तव में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी या गहरी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग विकसित कर ली है, या ये अब भी डेटा में मौजूद पैटर्न की एक बेहद उन्नत और परिष्कृत नकल, सोफिस्टिकेटेड मिमिक्री ही है, बिना किसी वास्तविक अर्थ या इरादे के? क्या ज्ञान्स वास्तव में कुछ बना रहे हैं या सिर्फ हमारी दुनिया के टुकड़ों को नए तरीकों से जोड़ रहे हैं? ये सवाल एआई के भविष्य और रचनात्मकता की हमारी अपनी परिभाषा पर सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।